सबसे पहले तो इस रिपोर्ट का हवाले से आप ये कहें कि ये आईएमएफ की क्या ये एक रेगुलर पॉलिसी होती है कि वो इस तरह की गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक या असेसमेंट करता है जिन ममालिक के साथ काम करता है वो, और ये गालिबन शर्त भी रखी गई है कि पाकिस्तान इसको पब्लिश करेगा और इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। बिल्कुल सही है जी। आईएमएफ ने गवर्नेंस रिपोर्टें मेरा ख्याल 2 साल पहले शुरू की है। ठीक 23 या 24 में शुरू किया। आई थिंक 24 में कंसेप्चुअल पेपर आया था, उसके बाद रिपोर्ट शुरू हुई है। तो उन्होंने कोई मेरा ख्याल 10 या 15 शायद कर दी है, श्रीलंका में, अफ्रीका में, कुछ इधर उधर। तो मेरा ख्याल है कि और उस पे ये भी लिखा गया है कि पाकिस्तान हुकूमत ने हमें कहा था कि ये हाँ रिपोर्ट करो, हाँ क्योंकि फिक्शन है ये। हम हर मुल्क में जहां भी जाते थे तो हम लिखवाते थे, खुद ही लिखते थे खत मिनिस्टर को कहते, जैसे लेटर ऑफ इंटेंट भी हम खुद ही लिखते थे, और अभी भी आईएमएफ की टीम लिखती है और मिनिस्टर साइन करते हैं। लेटर उनका होता है पर लिखते आईएमएफ वाले। इसी तरह टेक्निकल असिस्टेंस बुलानी होती है तो आईएमएफ वाले चिट्ठी लिखते हैं और जनाब मिनिस्टर साहब साइन कर देते हैं तो टेक्निकल असिस्टेंस आती है। तो ये एक फिक्शन चल रही है जो डिप्लोमेसी की शायद नजर है। बट पॉइंट ये कि जो रिपोर्ट है इसमें बहुत सारी चीजें बातें करने वाली है। देखिए, एक तो चीज है, हम सब बात करते हैं करप्शन है, बिल्कुल है, मानते। और हम सब कहते हैं शुगर माफिया है, तो हम 50 साल से लिख रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में कोई ऐसी नई चीज नहीं है, नई चीज नहीं है, बल्कि आई वुड पुट इट स्लाइटली डिफरेंटली। आई वुड से इट्स अ बिट ऑफ अ किस एंड टेल रिपोर्ट कि जी आके बातें कर ली लोगों से और एक किस्म की जर्नलिस्टिक रिपोर्ट ली थी। कोई एनालिटिकल कंटेंट बहुत कम है इस पे, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग। जो 5.3 ट्रिलियन की बात की वो तो उन्होंने कहा कि नैब ने कलेक्ट किए। अब मैं बड़ा हैरान हूं कि आईएमएफ में जब मैं था तो हम लोग तो बहुत हर नंबर को बहुत गौर से देखते थे और उसके ऊपर रात को 2-2 बजे तक बैठ के बात करते थे कि यार नंबर ठीक है कि ठीक, इसको पब्लिश करेंगे कि नहीं करेंगे। पर इस बार ये नंबर पब्लिश कर दिए गए। ये 5.3 ट्रिलियन है कहाँ? नैब कहती है उनके पास नहीं है, हुकूमत कहती है उनके पास नहीं है। ये 5.3 ट्रिलियन तो मेरा ख्याल कोई 4 या 5% जीडीपी है। तो ये 5.3 ट्रिलियन रुपया गुम कहाँ गया? अगर है तो आईएमएफ को कहे हमें दिखा दें कहाँ है, तो ये भी एक बहुत जरूरी बात है। नंबर 2, जो बातें उन्होंने कई बातें की हैं जो बड़ी अजीब बातें हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं टैक्स पॉलिसी बड़ी खराब है और टैक्स का ये। तो मुझे बताइए कि टैक्स पॉलिसी, वन ऑफ द रीजन टैक्स पॉलिसी खराब है कि आईएमएफ हर साल कहती है नया टैक्स लगा दो। हाँ जी जो हमने सीखा था कि टैक्स पॉलिसी ये होती है कि आप टैक्स लगाएं और उसके बाद उसको छेड़े ना। ये नहीं कि हर साल नया टैक्स लगाए, हर साल, हर 6 महीने के बाद, बल्कि मिनी जब बजट आ जाता है हर 3-4 महीने के बाद। क्योंकि आईएमएफ कहता है कि भाई हमने टारगेट रखा था, पिछले साल 11 का रखा था, इस साल 14 का रखा है, 14 ट्रिलियन का टारगेट रखा है। अब आपके 300 बिलियन कम हो गए, 300 बिलियन पूरे करें। फिर हुकूमत भागती है 300 बिलियन पूरे करें। अच्छा इस तरह करो, रजा रूमी को पकड़ लो, अच्छा उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो और ये लगा दो, सुपर टैक्स लगा दो, चलो पेट्रोल पे लेवी लगा दो, अदर टैक्स लगा दो, फलाना टैक्स। तो मतलब ये कोई तरीका नहीं होता काम करने का। अब वो कहते हैं कि ये गलत बात है, तो भाई इसमें फिर थोड़ा सा अपनी भी तो तरफ देख लें कि आप क्यों करवाते हैं ऐसा काम। फिर एक और चीज है कि टैक्स पॉलिसी अगर खराब है तो मुझे बताइए कि पिछले 10-15 सालों से एक टैक्स पॉलिसी रिफॉर्म प्रोजेक्ट चलता जा रहा है जी। एक आया तो दूसरा आया, तीसरा आया, वर्ल्ड बैंक का, बाकी डोनर्स भी, एडीबी सब आ गए बीच में, डिफेंड भी आ गया, एफसीडीओ। वो मेरा ख्याल अब तक कोई 1.3 ट्रिलियन बिलियन डॉलर्स खर्च हो चुके हैं। ओ कई काफी सारा कर्जे का है, कुछ ग्रांट का, पर कर्जे का भी बहुत कंपोनेंट है। अच्छा वो टैक्स रिफॉर्म प्रोजेक्ट जो है फिर उसको भी तो उंगली उठाएं कि भाई ये क्या था प्रोजेक्ट, ये क्यों हुआ था। तो मेरा ख्याल काफी सारी ऐसी बातें जो करने वाली हैं, जो आईएमएफ ने सिर्फ हमारे ऊपर ब्लेम डाला है, बट कई जगह हमारे ऊपर शायद ब्लेम नहीं आता। अब देखिए एनर्जी का है, एनर्जी का बहुत बड़ा मसला हमारा है। एनर्जी का प्रॉब्लम तो उन्होंने कवर ही नहीं किया, पर एनर्जी का प्रॉब्लम जो है वो तो वर्ल्ड बैंक के एडवाइस पे हुआ था, आईपीपी तो उन्होंने बनवाए थे। तो कुछ थोड़ा बहुत तो बांट लेना, थोड़ा सा जो ब्लेम है बांट ले, क्योंकि ब्लेम सिर्फ हमारा नहीं है। बाकी ये है कि एक और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो ये है कि क्या करप्शन प्रॉब्लम है या गवर्नेंस प्रॉब्लम है। हाँ जी। Is corruption a byproduct of bad governance or is bad governance a byproduct of corruption? ये भी सोचने वाली बात है। तो मेरी डिबेट आईएमएफ पे जो थी। नदीम भाई, करप्शन तो सिम्टम होता है ना गवर्नेंस का। जो मसला है पाकिस्तान में, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, अफसरों की, सियासतदानों की, जर्नल्स की,
जजेस की, मतलब हर कोई अपने आप को समझता है अबव द लॉ। मुझे कोई ना पूछे, मुझे कोई पूछेगा तो मैं आइन बदल के रख दूंगा या ये कर दूंगा तो या फिर आप जलसा यही दिखा कह रहे दूंगा। हैं, फिर आप हाँ यही कह रहे हैं कि करप्शन जो है इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बैड गवर्नेंस। जी, मैं तो इसके पर ऊपर कायम हूँ। अच्छा, मैं ये मजमून मैं पढ़ाता हूँ और कई सालों से। लेकिन आईएमएफ की जो आईएमएफ की इस रिपोर्ट का जो मैंने इसको देखा, मेरा उसके ऊपर सबसे बड़ा एतराज ही ये था कि इसमें इस चीज को क्लैरिफाई उस तरह से नहीं किया गया जो कि जनरली आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, जो भी हम उनके पॉलिसी से इत्तेफाक ना करें, लेकिन जैसे रिगरस होती हैं, यानी उनपे कोई सोच विचार होती है। मगर नदीम भाई, इसमें जो बात अहम है करने की वो ये है कि उन्होंने ये अकाउंटेबिलिटी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो भी अपना रोल अदा नहीं करी, क्योंकि एक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जो होती है एग्जीक्यूटिव के फैसलों की, और ये जाहिर बात है कि ये 26वीं तरमीम का भी इसमें जो अभी सारी चेंजेस भी हुई हैं, कितना पाकिस्तान की जुडिशरी का भी तो एक मसला है ना यहाँ पे, जो कि हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो एग्जीक्यूटिव को रखेगी अकाउंटेबल। डॉक्टर साहब, देखिए रजा साहब, आपको पता है मेरा, सारी दुनिया को पता है मेरा 20 साल से केस चल रहा है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के खिलाफ। दीवार मेरे घर पे बनाई गई, जज साहब केस भी नहीं सुनते, जज साहब केस सुनने के बगैर ही जजमेंट दे देते, जज साहब सुनते ही नहीं कि ये क्या है। तो क्वाइट फ्रैंकली देखिए, जुडिशरी तो अब सबको पता है, पर जुडिशरी तो अब माशाल्लाह, मतलब अब तो तकरीबन फातह ही पढ़ दिया उसका। चलो अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुश हूँ जुडिशरी खत्म हो गई, कोई हाँ, बात नहीं। आपने तो हमें, हाँ चार्जशीट जी, लिखी थी, मुझे ही आपने ट्वीट किया था, मैंने कहा मैं उस पर क्या बिल्कुल। कहूँ, आपने तो पकड़ के। मैं कहता हूँ जुडिशरी को खत्म करते बेशक। प्रॉब्लम ये है कि देखिए रजा साहब, मेरा एक और प्रॉब्लम है। Judiciary requires an honorable society and honorable people. And I think IMF की रिपोर्ट में ये तो वो नहीं कह सकते थे, पर हमें कहना चाहिए। पहली चीज तो मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए ऑनर की कोई उर्दू में ट्रांसलेशन है? मुझे तो नहीं नजर आती। ठीक है, तो ऑनरेबल पीपल और मेरिट जो हमारे मुल्क में तो हम ला ही नहीं सकते, वो हो ही नहीं सकता। मेरिट तो हमारे मुल्क में जल्दी पुश्ती चीजें होती हैं, मेरिट की कोई चीज नहीं है। जनाब वो डायनेस्टी चलती है, पॉलिटिक्स में डायनेस्टी चलती है, सिविल सर्विस में डायनेस्टी चलती है, जुडिशरी में तो क्वाइट फ्रैंकली, अभी आपके सामने आज टीवी पे आ रहा था कि सारे जज बैठे जब सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके सामने इस्तीफे रखे गए, तो सब डर गए, अच्छा जी आप इस्तीफे नहीं देते, हम साइन कर देते हैं इस चीज पे, ठीक है। तो देखे ना, आपको याद होगा मैन फॉर ऑल सीजन्स, देयर वाज सर थॉमस मोर जिसमें ऑनर था। ऑनर जी, के लोग वो हिस्ट्री बनाते हैं, तो हमारे पास तो ऐसे लोग हैं नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो ये नहीं होगा। बाकी ये कह ले कि हम रूल भी नहीं बना सकते कोई अच्छा, हम क्या कर सकते हैं? हमारी जो, जब जिस सोसाइटी में मेरिट ही रिकग्नाइज ना हो। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, एक मिनिस्टर साहब हैं जिन्होंने 4 दफा अपने किसी बच्चे को बार बार इंपॉर्टेंट पोजीशन पे लगाया। तो हम कहते कोई बात नहीं यार, 5वीं बारी भी लगा दो, 6ठी बारी भी लगवा दो, क्या फ़र्क पड़ता है? वो बंदा जो भी कुछ है उसको लगा दो। जैसे कि आपने, मुझे याद है ये अपने कौन आए थे जो मिनिस्टर थे, मेरा प्राइम मिनिस्टर बन के थे राजा साहब, उन्होंने आईएमएफ में वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपने सन इन लॉ को लगवाया। और उनको जो सिविल सर्वेंट्स थे उन्होंने उनकी मदद की। उनको कहा कि हम आपको बताते हैं तरीका लगाने का, ठीक है? तो हमारे मुल्क में मेरिट तो होता नहीं है। हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से काम टपाएँ और जुगेड़े वो बडेरे तरीके से काम करते हैं। तो मेरा ख़्याल ये चीज़ आईएमएफ को निशानदेही करनी चाहिए थी। जो आपको पता है, हम और आप बड़ी देर से बात कर रहे हैं, 30-40 साल से मैं लिख रहा हूँ सिविल सर्विस रिफ़ॉर्म भाई, मेरिट का नाम बदले सिविल सर्विस रिफ़ॉर्म। ये जो है कि आप तो उस क्लब के मेंबर हैं कि एक दफ़ा इम्तिहान दिया अमेरिकन हिस्ट्री में, इस्लामियात में और पाकिस्तान स्टडीज़ में, उसके बाद आप सारी ज़िंदगी राज करेंगे। यार ये तो मेरिट नहीं है, ये तो गलत बात है, ठीक है? तो इसको तो चेंज करें। जब मेरिट ही नहीं है, जब ऑनर ही नहीं है, तो करप्शन का क्या होगा? करप्शन क्या होती है? फिर गवर्नेंस का क्या होगा? बिकॉज़ गवर्नेंस का तो मतलब ही है रूल्स फॉलो करना और मेरिट फॉलो करना और ऑनर फॉलो करना। ये चीज़ें अगर नहीं है, तो मेरा ख़्याल आईएमएफ तो ये कह नहीं सकता, पर हमें तो कहना चाहिए। हमारे किसी सिस्टम में मेरिट नहीं है, हमारे किसी सिस्टम में ऑनर नहीं है, हमारे किसी सिस्टम में कुछ नहीं है। आप देखिए क्रिकेट ही देख लें, ठीक है? क्रिकेट में भी रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं कि जी वो किसको लगाया, किसको नहीं लगाया, भांजे को लगा दिया वो। आप देखें कि जो जो सारे स्पोर्ट्स बोर्ड्स हैं, वो ओलंपिक्स में आपको पता है पिछली बारी गए थे 24 ऑफिशियल्स और 7 एथलीट्स, 8वां जो था वो अरशद नदीम, जिसको लेके ही नहीं गए साथ, जो किसी और के खर्चे पे गया। तो ये तो हमारे यहाँ मेरिट की हालत है। तो अब अगर मेरिट और ऑनर चीज़ें नहीं हैं, तो फिर
गवर्नेंस भी नहीं बन सकती, करप्शन भी नहीं हो सकती, पर ये बात आईएमएफ नहीं कह सकता था। तो अगर हम सिविल सर्विस रिफॉर्म, अगर हम जुडिशियल रिफॉर्म, अगर हम कोई रिफॉर्म नहीं कर सकते, और हमारा रिफॉर्म का मतलब होता है 28th अमेंडमेंट या 24 प्रोविंसेस या 25 ये या वो, मतलब पैसे ही बांटने हैं। जैसे रिफॉर्म का मतलब है कि सबको कंप्यूटर दे दो, सबको लैपटॉप दे दो, सबको खाने दे दो, सबको, जैसे आज आ रहा था बिलावल साहब कह रहे थे कि मैंने किसान कार्ड बना दिया है, किसान कार्ड दे रहे हैं, तो फिर यार किसी को क्या है, वो सिर्फ यही है ना, पैटर्नलिस्टिक कल्चर है, पेट्रियार्कल कल्चर है, बस ठीक है, वही चलता जाएगा। जी तो उसमें वो ना गवर्नेंस हो सकती है, ना करप्शन मिट सकती है। जी बिल्कुल, वो वैसे तो उर्दू में ऑनरेबल का तर्जुमा मुअज़्ज़िज़ मेरे ख्याल से मुअज़्ज़िज़ीन या इज्जत से निकलता है, लेकिन उसकी नहीं सर, कॉनोटेशन नहीं, ये ऑनर ऑनर नहीं है, वो ऑनर नहीं है, ये स्टेटस सिंबल है। ऑनर स्टेटस। आपको याद है, ऑनर कुछ और होता था। ऑनर होता था, जो अगर आपको याद हो, ऑनर क्या है, देखिए गौर करिए, ऑनर है अलेक्जेंडर हैमिल्टन, हाँ जी, आपको याद है? बिल्कुल याद है बिल्कुल। 40 साल का था, सब कुछ दुनिया में अचीव कर लिया था, ट्रेजरी सेक्रेटरी था, बहुत बड़ा आदमी था। उसने ऑनर की खातिर जाके ड्यूल में अपने आप को मरवा लिया। हाँ आपको याद है ना वो जी स्टोरी? जी बेशक आप नाजरीन को सुना दें। वो जी एक बंदे के साथ लड़ाई में फंस गया और उसको जाके लड़ना था उससे। वो बैकआउट कर सकता था, पर उसने कहा नहीं 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 यार, मैं जाके मर जाता हूँ। जाके मर गया, बिकॉज उसको पता था उसने मर जाना है। इसी तरह एक मैथमेटिशियन था, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, वो भी ड्यूल में ऐसे ही मारा गया। 28 साल का था वो, इतने सारी रात मैथमेटिक्स लिखता रहा, उसको पता था उसने मरना है। आज तक उसका लोग मैथमेटिक्स, ये ऑनर होता है सर। ऑनर ये नहीं होता कि आप मुअज़्ज़ज़ीन, और ये वो मुअज़्ज़ज़ कोई नहीं होता।